एक लड़की मैसेज भेजती है कि वो ब्रेकअप करने वाली है और नायक रोने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता और वो सोचता है कि क्या ये कोई मजाक था। वो सोचता है कि वो गंभीर नहीं है क्योंकि उसने उनके भविष्य के रिश्ते के लिए योजनाएं बनाई थी और यहाँ तक कि शादी के बारे में भी सोच रहा था। हालांकि उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और वो अपनी कुर्सी पर बैठकर तड़पता रहता है। एक दोस्त उसे खेलने के लिए कॉल करने वाला था, लेकिन वो नायक को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल जाता है। उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं क्योंकि वह कोई रिश्ता बनाए नहीं रख सकता। चेन युआन एक मशहूर डॉग लेकर है। वो बस लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, उन पर पैसे खर्च करता है और कहीं नहीं पहुंचता। वो गुस्से में है कि 3 साल बाद भी वो चू टोंग के साथ कहीं नहीं पहुंच पाया। दृश्य बदलता है और वे दोनों बात कर रहे होते हैं जबकि लोगों का एक समूह उन्हें देख रहा होता है। नायक माफी की भीख मांगता है और उसे एक पेबल प्लश टॉय देता है जो उसका पसंदीदा जानवर है। उनके आसपास के लोग फुसफुसाते हैं कि उसने उसका खर्च उठाने के लिए 4 नौकरियां की थी। चू टोंग समझाती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपने एक्स के पास वापस जाना चाहती है। नायक उसके एक्स को जानता है और उसे घटिया आदमी कहता है। वो उसके सामने कहता है कि उसके एक्स ने उसे धोखा दिया था और उसे गर्भवती छोड़ दिया था। तभी अचानक एक कार आती है और एक लड़का उसे अंदर बैठने के लिए बुलाता है। चू टोंग का एक्स उन्हें बात करते देखना पसंद नहीं करता और उसे लेकर चला जाता है, जबकि वो कहती है कि यही बेहतर है। कन्वीनियंस स्टोर में नायक पूरी तरह टूट चुका होता है। एक बूट लेकर के रूप में वह सोचता है कि उसका कभी कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन तभी एक सिस्टम प्रकट होता है जो उसकी जानकारी दिखाता है। उसका नाम चेन युआन है। उसके पास व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में 230 चाइनीज कॉइन्स है और स्ट्रेंथ का एक पॉइंट है। हालांकि सिस्टम एक और जानकारी भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि उसके पास डॉग लिकर बनने के लिए 90 बिलियन चाइनीज कॉइन्स है। वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे कोई समस्या है, क्योंकि वह लगातार उसके सीने की तरफ देख रहा है। नायक उसकी तरफ देखता है और उसके स्टैट्स का विश्लेषण करने लगता है। सिस्टम दिखाता है कि उसका नाम चूले है, उसकी उम्र 21 साल है, उसकी लंबाई 165 सेंटीमीटर है, उसका वजन 49 किलोग्राम है और अपीयरेंस में वह लगभग 8 अंक की है। नायक के प्रति उसकी फेवरेबिलिटी -50 है। सिस्टम उसे बताता है कि यदि किसी चुनी हुई महिला की फेवरेबिलिटी 95 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है तो वो उसकी बूट लेकर बन सकती है। नायक उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या उसे सिस्टम द्वारा दिए गए 90 बिलियन कॉइन्स महिलाओं पर खर्च करने होंगे। सिस्टम बताता है कि 90 बिलियन कॉइन्स खर्च किए जा सकते हैं और वे उसके कार्ड में जमा कर दिए गए हैं। ये भी बताया जाता है कि वे केवल महिलाओं पर ही काम करेंगे और जब वो 95 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा तो खर्च की गई राशि का 10वां हिस्सा वापस मिलेगा। साथ ही कुछ अन्य रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। अब आश्वस्त होकर नायक चूले को खाने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि वो सब कुछ भुगतान करेगा। सिस्टम उसे सूचित करता है कि सब कुछ तैयार है और वो उस पर खर्च कर सकता है। जब वो किसी लड़की के साथ 95 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंचता है तो उसे इनाम के रूप में 5 पॉइंट्स भी मिलते हैं जिन्हें अपनी एबिलिटीज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लड़की उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो अपनी दौलत का दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। चूले निश्चित नहीं है कि वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या नहीं और क्या वो सफल हो पाएगा। नायक लगातार चूले को देखता रहता है और उसे याद आता है कि वो बहुत प्रभावशाली है क्योंकि उसने सिर्फ 3 शब्दों में एक आदमी से 30,000 से अधिक खर्च करवा दिए थे। वो उसके उकसावे का जवाब देते हुए कहता है कि अगर वो उसे परखेगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। तब वो मान जाती है और उससे कहती है कि वो पूरी क्लास के लिए स्नैक्स खरीदे। चूले उसे नीची नजर से देखती है और सोचती है कि वो भिखारी की तरह कपड़े पहनता है और फिर भी उससे फ्लर्ट करना चाहता है, इसलिए उसे सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन नायक बिना किसी चिंता के 50,000 खर्च कर देता है। जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे वे समझ जाते हैं कि वो अमीर है, लेकिन उसके कपड़े ऐसा नहीं दिखाते। नायक उससे कहता है कि वो आराम करे क्योंकि ये रकम उसके लिए कुछ भी नहीं है। बेवकूफ न होने के कारण वो उससे कहता है कि उसे ऐड कर ले। चूले उलझन में पड़ जाती है और सोचती है कि क्या वह किसी अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी का लड़का है, यानी उसने सारी दौलत विरासत में पाई है और वो करोड़पति है। वो कहती है कि वो उसे ऐड कर सकती है,
लेकिन पहले उसे एक खास जगह चलना होगा। चूले मन ही मन सोचती है, देखते हैं मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटती हूँ। एक गक्सी स्टोर के सामने वो कहती है कि वह कोई भौतिकवादी इंसान नहीं है, वो बस उसकी ईमानदारी और उसके कार्यों को परखना चाहती है। अपने कपड़ों को देखकर नायक सोचता है कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन चेन युआन चूले से कहता है कि कोई समस्या नहीं है और वह जो चाहे खरीद सकती है। स्टोर के अंदर प्रवेश करने पर नायक देखता है कि उसकी एक्स किसी के साथ आई हुई है। वो और जुन काई उस बैग के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे वो पहनकर देख रही है। चू टोंग नोटिस करती है कि नायक अकेला नहीं है। चूले नायक से पूछती है कि क्या वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और कहती है कि उनके वहां होने का ये अच्छा समय नहीं है। वो कहता है कि कोई बुरा समय नहीं होता, वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं। चूले पूछती है कि क्या उनके पास अभी भी वो स्प्रिंग कलेक्शन बैग है। स्टोर क्लर्क जवाब देती है कि उनके पास केवल एक यूनिट बची है, लेकिन चू टोंग उसे ट्राई कर रही है। नायक की एक्स उलझन में पड़ जाती है और कहती है कि वो एक लूजर और जुन काई के बीच का फर्क दिखाएगी। चू टोंग जुन काई से कहती है कि उसका जन्मदिन आने वाला है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे याद है कि उसका जन्मदिन हाल ही में था, लेकिन वो समझाती है कि पिछला जन्मदिन ल्यूनर कैलेंडर के अनुसार था और पूछती है कि क्या उसे पता है कि लोगों के सोलर कैलेंडर के अनुसार भी जन्मदिन होते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे मटेरियलिस्टिक लड़कियां पसंद नहीं है, तुम मेरे साथ पैसों के लिए नहीं हो, है ना? जुन काई जवाब देता है। चू टोंग चुप रह जाती है। इस बातचीत के बाद चू टोंग का बैग ले लेती है और कहती है कि वो इसे खरीदेगी क्योंकि लगता है कि चू टोंग के पास पैसे नहीं है। नायक के पैसों का उपयोग करते हुए उसे शू ले की फेवरेबिलिटी में 20 पॉइंट्स मिलते हैं। कार्ड स्वाइप करने पर उसे और 20 पॉइंट्स मिलते हैं और जब वो बैग की खुशबू लेती है तो उसे और 20 पॉइंट्स मिलते हैं। वो उत्साहित हो जाता है और सोचता है कि पैसे चीजों को कितना आसान बना देते हैं और इस बैग ने उसे 60 पॉइंट्स दिला दिए। इस रफ्तार से वो जल्दी ही उसकी फेवरेबिलिटी के शीर्ष स्तर तक पहुंच जाएगा। समस्या ये है कि अगर वो ज्यादा पैसे खर्च किए बिना केवल ऐसे सस्ते बैग्स खरीदकर 95 फेवरेबिलिटी तक पहुंच गया तो उसे ज्यादा पैसा वापस नहीं मिलेगा। स्टोर अटेंडेंट्स उलझन में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग अमीर दिखते हैं लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड्स पर खर्च करना पसंद नहीं करते, जबकि खराब कपड़े पहने नायक शूले को सबसे अच्छा दे रहा है। चू टोंग शर्मिंदा होकर वही खड़ी रह जाती है, जबकि चूले कहती है कि एक बैग बॉयफ्रेंड की तरह होता है, उसे मजबूती से पकड़े रखना अच्छा होता है। वो नायक की तरफ देखती है और सोचती है कि वो उसे खो नहीं सकती, फिर उसकी तारीफ करती है। आंखों में आंसू लिए चू टोंग उससे टकराती है और कहती है कि वो हद से आगे बढ़ गया है। बहुत आगे बढ़ गया? हाँ चू टोंग, तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना बाकी है, नायक कहता है। लेकिन उसके इस आक्रामक कदम से नायक के सिस्टम का दूसरा रिलेशनशिप सक्रिय हो जाता है। सिस्टम उसकी जानकारी दिखाना शुरू करता है। नाम चू टोंग है, उम्र 21 साल, लंबाई 163 सेंटीमीटर और वजन 49 किलोग्राम। उसकी रेटिंग चू ले से थोड़ी अधिक है और उसकी फेवरेबिलिटी -10 है, जबकि लक्ष्य वही 95 फेवरेबिलिटी है। क्या अब तुम्हें राहत मिली? मैंने अच्छा काम किया ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? चूले कहती है। नायक कहता है कि रात अभी शुरू हुई है और उसके पास बहुत पैसा है। फिर पूछता है कि क्या वो संतुष्ट है? सिर्फ एक बैग? और फिर वो जो कुछ भी उठा सकती है उठाने लगती है और उसके हाथ बैग से भर जाते हैं। नायक कार्ड दे देता है। स्टोर अटेंडेंट्स कहते हैं कि खरीदारी पूरी होने के बाद वे सब सामान दिए गए पते पर पहुंचा देंगे। चेन युआन को शू ले की फेवरेबिलिटी से फिर 5 पॉइंट्स मिलते हैं। कार्ड स्वाइप, फिर 5 पॉइंट्स, फिर स्वाइप, फिर 5 पॉइंट्स। चूले कपड़े खरीदते खरीदते थक जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो इतना सब कहाँ रखेगी। जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक घर खरीदूंगा, नायक कहता है। लेकिन इससे उसकी कुछ फेवरेबिलिटी कम हो जाती है। चूले कहती है कि उन्हें थोड़ा धीरे चलना चाहिए क्योंकि वे पहले ही बहुत खर्च कर चुके हैं। नायक समझ जाता है कि उसने उसे डरा दिया है और किसी के लिए इतनी जल्दी घर खरीदने की बात करना सामान्य नहीं है, चाहे वो करोड़पति ही क्यों न हो। चूले फाइन आर्ट्स कॉलेज की जूनियर, 21 साल की, 49 किलोग्राम वजन और उसका पसंदीदा रंग काला है। नायक कहता है मानो वो उसे अच्छी तरह जानता हो। वो स्टोर अटेंडेंट से पूछता है कि क्या उनके पास कोई कार्ड है जो वो चूले को दे सके। वो कहती है कि है। तब नायक कहता है कि उस कार्ड में 500,000 क्रेडिट्स डाल दिए जाए ताकि चूले जब चाहे खर्च कर सके। चेन युआन उस गलतफहमी के लिए माफी के रूप में उसे कार्ड दे देता है।
वो शर्माकर लाल हो जाती है और खुश महसूस करती है। वो उसके कान में फुसफुसाता है कि अगर वो खुद को रोक नहीं सकती तो उसे बस उसके सामने हार मान लेनी चाहिए। ओह, तुम बुरे लड़के हो, तुम बहुत बुरे लड़के हो। हे भगवान, चूले कहती है और उसे 30 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और मिल जाते हैं। स्टोर अटेंडेंट्स इस बात पर हैरान हो जाते हैं कि वो उसके प्रति कितना ध्यान रखने वाला और ख्याल रखने वाला है। नायक कहता है कि पैसे होने से लोगों को इम्प्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। चूले उससे पूछती है कि जब वो उसके लिए इतना कुछ खरीद रहा है तो अपने लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदता। नायक कहता है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। नायक को प्रभावित करने की इच्छा से चूले उसे कपड़े खरीदने ले जाती है। वो अपने पिता द्वारा भेजे गए 50,000 खर्च करना शुरू कर देती है और उसके लिए हेयर कट, कुछ कपड़े और स्नीकर्स खरीदती है। नए हेयर कट और स्नीकर्स में नायक को देखकर चूले प्रभावित हो जाती है और उसे फेवरेबिलिटी के 5 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। फिर 5 पॉइंट्स, फिर 5 पॉइंट्स। नायक पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उसने पहले कभी खुद पर पैसे खर्च नहीं किए। वो चेन युआन की ठोड़ी पर हाथ रखती है और कहती है कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो बस सोचती है कि अब वे दोनों एक अच्छे कपल लगते हैं। वो उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि ये बहुत खास दिन था। अब शू ले की फेवरेबिलिटी 68 पॉइंट्स हो चुकी है। डॉर्मेट्री वापस पहुंचने पर उसके दोस्त पूछते हैं कि वो पूरे दिन क्या कर रहा था और इतना सज-धज कर क्यों आया है। चेन युआन कहता है कि वो शू ले के साथ डेट पर था। उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं और याद दिलाते हैं कि कुछ समय पहले तक वो अपनी एक्स के लिए दुखी था और अब शू ले के साथ है। वे सुझाव देते हैं कि उसे उससे दूर रहना चाहिए वरना वो बहुत गरीब हो जाएगा। नायक उन्हें सलाह के लिए धन्यवाद देता है। तभी उसे चू टोंग का नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें वो कहती है कि अगर वो उससे नफरत करता है तो बेहतर होगा कि वे एक दूसरे के नंबर डिलीट कर दें। चेन युआन फोन को देखता है और सोचता है कि वो उसकी फेवरेबिलिटी कैसे बढ़ाए, क्योंकि वो चाहती है कि वो उसका नंबर डिलीट कर दे, लेकिन वो उसके जरिए पैसा कमाना चाहता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे लिए हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रहेगी, नायक ये मैसेज भेजते हुए कहता है। वो जवाब देती है कि वो उस लड़के के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी माँ बीमार है और मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए 50,000 की जरूरत है। चू टोंग हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो केवल उसके साथ खेल रही थी और तभी उसे 50,000 का नोटिफिकेशन मिलता है जो नायक ने भेजा था। चू टोंग की दोस्त पूछती है कि ये पैसा किसने भेजा। वो जवाब देती है कि उसके एक्स ने भेजा है। क्या चेन युआन, क्या तुमने उसे आज ही नहीं छोड़ा था? वो लूजर इतना अमीर है। चू टोंग सोचने लगती है कि कहीं उसे छोड़कर उसने गलती तो नहीं कर दी और 50,000 भेजने के बाद भी नायक को केवल 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। वो चेन युआन से कई सवाल पूछती है, जैसे उसने पैसा भेजने का क्या मतलब निकाला, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, शू ले उसके साथ क्यों थी, उसने उसके लिए बैग क्यों नहीं खरीदा और क्या वो किसी अमीर परिवार की दूसरी पीढ़ी का लड़का है। लगातार 15 मैसेजेस भेजने के बाद नायक उसे साइलेंस कर देता है और सोचता है कि महिलाओं पर पैसा खर्च करने का कोई और मजेदार तरीका होना चाहिए। उसे एक लड़की लाइव स्ट्रीम करती हुई दिखाई देती है, लेकिन स्ट्रीम बंद होने में केवल कुछ मिनट बचे होते हैं। वो परेशान होकर पूछती है कि क्या कोई गिफ्ट्स भेजने वाला है या उसे लाइव स्ट्रीम बंद कर देनी चाहिए। नायक देखता है कि वो एक बार में 1 मिलियन तक भेज सकता है और सोचता है कि ये बैग्स खरीदने से कहीं बेहतर है। वो लगातार कई गिफ्ट्स भेजना शुरू कर देता है। लड़की उसे एक रॉकेट भेजने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर 100 रॉकेट्स दिखाई देते हैं। लिव चैट में मौजूद लोग गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इतने गिफ्ट्स किसने भेजे। चेन युआन समझ जाता है कि जिसके पास बहुत पैसा होता है उसे बहुत ध्यान भी मिलता है और वो 900 रॉकेट्स और भेज देता है, जिससे लड़की का फोन क्रैश हो जाता है। जिस कंपनी में लड़की लाइव स्ट्रीम्स करती है वहाँ एक कर्मचारी बॉस को बताता है कि कुछ अविश्वसनीय हुआ है। किसी आदमी ने शियाओमी की लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए हैं। पूरा स्टाफ हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि नायक साइट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या कंपनी से जुड़ा हुआ है। लिव स्ट्रीम्स करने वाली बाकी सभी लड़कियां नायक का निकनेम देखती हैं और हैरान हो जाती हैं कि उसने शियाओमी की लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए और वे उसे डीए में मैसेज भेजने की कोशिश करती है। चेन युआन बस मैसेजेस आते हुए देखता रहता है। गिफ्ट्स पाने वाली लड़की सोचती है कि क्या ये सब सच है, लेकिन तभी बैज वाला एक आदमी उसके पास आता है और कहता है
कि उसे नायक की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करनी होगी और इसके लिए उसे प्रमोशन मिलेगा। लड़की उसे मैसेज भेजकर गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद देती है। वो पूछती है कि क्या वो अभी भी लाइव चैट में है, क्योंकि वो स्ट्रीम बंद करने वाली है। लेकिन चेन युआन पूरे दिन पैसा खर्च करने के बाद सो चुका होता है। अगली सुबह उसके दोस्त ऑनलाइन न्यूज देख रहे होते हैं, जिसमें एक आदमी के बारे में बताया जा रहा होता है जिसने एक लड़की की लाइव स्ट्रीम पर 10 मिलियन खर्च कर दिए। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अगर उनके पास इतना पैसा होता तो वे क्या करते। नायक को एहसास होता है कि उसने इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उसके साथ किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं बना पाया। इसलिए वो टिकटॉक खोलता है और देखता है कि बहुत सारी लड़कियां उसे मैसेजेस भेज रही है। एक लड़की कहती है कि उसकी उम्र 28 साल है और वो डिवोर्सी है। फिर पूछती है कि क्या वो उससे मिलना चाहेगा। वो परेशान हो जाती है क्योंकि नायक उसके मैसेजेस का जवाब नहीं देता, जिनमें वह उसे अपने स्टूडियो आने के लिए कहती है और बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। नायक इन मैसेजेस को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होता क्योंकि उससे उसे कोई फेवरेबिलिटी नहीं मिलती। उसके दोस्त अब भी उस पैसे की रकम के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। नायक अपने दोस्तों से पूछता है कि वे उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वे जवाब देते हैं कि वे देवी समान झाओ यूकी को देखने जा रहे हैं और जल्दी इसलिए जा रहे हैं ताकि उसे पास से देख सके। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या वो भूल गया है, क्योंकि आमतौर पर वो सबसे पहले भागकर पहुंचता है ताकि उसके आने से लेकर जाने तक वही रह सके। एक सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है। नाम झाओ यूकी है। वो पूरे कैंपस की ब्यूटी है, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है और सभी छात्रों का सपना है। वो पियानो में लेवल 10 पर है, एक एथलीट है, बैले और फेंसिंग में प्रोफेशनल है। उसकी अविश्वसनीय प्रतिभाएं किसी भी लड़के के लिए उसके करीब पहुंचना बेहद कठिन बना देती है। वो कॉलेज के सभी लड़कों के लिए एक अनअटेनेबल वुमन है। पिछले 3 वर्षों में कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच पाया है। नायक खुद को चुनौती महसूस करता है क्योंकि वो सबसे कठिन लड़की है, जिसका मतलब है कि उसे और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। पास में चू टोंग अपनी दोस्त से बात कर रही होती है और कहती है कि चेन युआन ने उनके ब्रेकअप के बाद ही अच्छे कपड़े पहनना सीखा है। वो ये भी कहती है कि उसे डर है कि उसके कारण चेन युआन और जुन काई लड़ पड़ेंगे। उसकी फेवरेबिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। फिर 10 पॉइंट्स बढ़ते हैं, फिर 10 पॉइंट्स और बढ़ते हैं। नायक परेशान हो जाता है और कहता है कि फेवरेबिलिटी केवल इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन ये सब बकवास है। उसका असली ध्यान झाओ यूकी पर है। पास खड़ा एक लड़का बात कर रहा होता है कि वो देखना चाहता है कि उसका बॉस देवी झाओ यूकी को कैसे अपने प्यार में डालेगा। वो कहता है कि वो उससे जरूर प्यार करने लगेगी। वो उसके पास जाकर उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है। तभी दूसरा लड़का आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो उस लड़के की बात की परवाह नहीं करता और झाओ यूकी से बात करते हुए जोर देता है कि वो उसे ऐड करे, क्योंकि वो उसे बेहतर जानना चाहता है और उसका दोस्त बनना चाहता है। गुस्से में लड़का पूछता है कि क्या वो मुसीबत ढूंढ रहा है और यूकी के साथ क्या करना चाहता है। वो घबरा जाता है और कहता है कि ये गलतफहमी है। वो तो केवल स्टूडेंट यूनियन में शामिल होना चाहता था क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है और वो उससे कुछ सलाह लेना चाहता था। गुस्से वाला लड़का उसे डांटते हुए कहता है कि ये उसे पटाने का अच्छा बहाना नहीं है और उसे परवर्ट कहता है। लेकिन नायक बिना डरे पूछता है कि क्या वो उसे स्नैपचैट पर ऐड कर सकती है। वो हैरान होकर सोचती है कि आखिर इतना सब क्यों हो रहा है। नायक को पूरा विश्वास रहता है कि वो उसे ऐड करेगी। प्रेसिडेंट कहता है कि वो बहुत साहसी है, जो खुद को सबके सामने मजाक का पात्र बना रहा है। दूसरा लड़का मानता है कि नायक पिछले वाले लड़के से भी ज्यादा हैंडसम है और पूछता है कि क्या वह भी स्टूडेंट यूनियन में शामिल होना चाहता है। नायक जवाब देता है कि नहीं, उसे स्टूडेंट यूनियन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लड़का उलझन में पड़ जाता है कि फिर उसे यूकी का स्नैपचैट क्यों चाहिए। चेन युआन कहता है कि वो बस उसका पीछा करना चाहता है। दूसरी क्लास के छात्र ये सब देखते हैं और कहते हैं कि एक और लड़का उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कम से कम नायक में हिम्मत तो है। झाओ यूकी फैसला करती है कि वो उसे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देगी। चू टोंग की दोस्त पूछती है कि आखिर उनके बीच क्या चल रहा है। नायक कहता है, मुझे खूबसूरत महिलाएं पसंद है, मैं इसे छिपाऊं क्यों। कभी कभी सबसे सीधा तरीका सबसे प्रभावी होता है। कौन सी महिला है जिसे कोई उसका पीछा करे और वो पसंद न करे। सिस्टम दिखाता है कि उसने उसके साथ एक बूटलेकर रिलेशनशिप बना लिया है, लेकिन फेवरेबिलिटी अभी भी 0 है।
वो खुश भी होता है और उलझन में भी, क्योंकि उसने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे व्यक्ति को दी है जिसकी फेवरेबिलिटी 0 है। क्लास के बाहर उसके दोस्त कहते हैं कि उसने कमाल कर दिया क्योंकि उसने यूकी का कॉन्टैक्ट ले लिया। वे कहते हैं कि पहले वो एक बूट लेकर जैसा लगता था, लेकिन अब आत्मविश्वासी दिखता है। नायक का एक दोस्त मजाक में कहता है कि अगर वो प्रेसिडेंट के करीब पहुंच गया तो उसे उनकी मुलाकात उसकी दोस्तों से भी करवानी पड़ेगी। नायक कहता है कि शायद वह उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाएगा, और दोस्त बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं क्योंकि वो कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की है। तभी पीछे से एक लड़का उसे लूजर कहकर चिल्लाता है, लेकिन उसकी समझ की तारीफ भी करता है और बताता है कि वही वो व्यक्ति है जिसने पहले उसे पटाने की कोशिश की थी और रिजेक्ट हो गया था। चेन युआन कहता है कि वो सबसे प्रोफेशनल व्यक्ति है और नायक को उससे बहुत कुछ सीखना है। वो लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बेकार में घमंड कर रहा है क्योंकि उसे सिर्फ उसका नंबर मिला है। फिर पूछता है कि क्या चेन युआन उसे जानता भी है, लेकिन नायक केवल उसके मुंह पर हंस देता है। तभी सू लील वहां आती है और पूछती है कि चेन युआन को इतनी देर क्यों लग गई। वो कहती है कि वो काफी देर से उसका इंतजार कर रही है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि सू लील, जो हर तरह के लड़कों को रिजेक्ट करने के लिए मशहूर है, इस लड़के का इंतजार कर रही थी। नायक शू लील को इंतजार करवाने के लिए माफी के रूप में उसे खाना खाने चलने का निमंत्रण देता है। शू लील पूछती है कि क्या वो उन कपड़ों में सुंदर लग रही है जो उसने उसके लिए खरीदे थे। इस बीच चू टोंग पास में खड़ी बहुत गुस्से से ये सब सुन रही होती है। नायक जवाब देता है कि कोई भी लड़की सिर्फ कपड़ों की वजह से सुंदर नहीं लगती। दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखते रहते हैं। रिजेक्ट हुआ लड़का कहता है कि उसे समझ नहीं आता, वो नायक से सिर्फ एक कदम पीछे था, लेकिन वो शिकायत करना बंद कर देता है जब वो पास में चू टोंग को देखता है, जो पूछ रही होती है कि वह लड़की कौन थी। शू लील उसे अपनी बनाई हुई एक ड्राइंग देती है और कहती है कि उसने पूरी रात जागकर ये बनाई है और अगर उसने इसे फेंक दिया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। नायक कहता है कि जन्म से लेकर अब तक पहली बार किसी लड़की ने उसे कोई गिफ्ट दिया है और वो पूछती है कि क्या उसे ये पसंद आया। वो उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ उसे अपने पास बनाए रखने का खेल है। शू लील सोचती है कि शायद उसे ड्राइंग पसंद नहीं आई क्योंकि वो ज्यादा खुश नहीं दिख रहा। वो पूछता है कि क्या भविष्य में वो उसे ड्राइंग से भी बेहतर गिफ्ट देगी। वो गुस्सा हो जाती है और ड्राइंग वापस मांगती है। वो कहता है कि वो इसे वापस नहीं करेगा और इसे परिवार की विरासत की तरह संभाल कर रखेगा। नायक उससे कहता है कि उसे उसके किसी भी गिफ्ट से ज्यादा वो स्वयं पसंद है। वो उसकी फ्लर्ट करने की क्षमता से प्रभावित हो जाती है। फेवरेबिलिटी के 5 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। नायक सोचता है कि वो उसे अपना पेट बनाना चाहती है, लेकिन वो उसकी मदद से और पैसा कमाने की योजना बना रहा है। तभी एक लड़का बीच में आकर पूछता है कि क्या शू लील अपने नेल्स नहीं करवाने वाली। नायक समझ जाता है कि ये लड़का भी अमीर है। नायक सोचता है कि ये शू लील का एक और बूट लेकर है और ये उसके साथ अक्सर होता रहता है। शू लील कहती है कि वो उसे नहीं जानती और वो उस पर कोई अधिकार नहीं रखता। नायक आगे बढ़कर अपना परिचय देता है और उस लड़के से उसका नाम पूछता है तथा ये भी पूछता है कि वो कब से शू लील के पीछे घूम रहा है। वो जवाब देता है कि उसका नाम यांग यू है, वो आर्ट्स डिपार्टमेंट से है और पिछले 6 महीनों से उसके पीछे है। नायक कहता है कि ये सब बेकार है और अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे वो 3 साल तक एक लड़की के पीछे घूमता रहा, 4 नौकरियां की, हर दिन सिर्फ रोटी खाकर गुजारा किया और अंत में उसे एक मर्सिडीज बेंज वाले आदमी ने रिप्लेस कर दिया। यांग यू समझ नहीं पाता कि वो ये कहानी क्यों सुना रहा है। नायक उसे प्रेरित करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वही तुम्हारे विकास की प्रेरणा बनते हैं। वो पूछता है कि एक सच्चे आदमी के पास पत्नी क्यों नहीं हो सकती। वो यांग यू से कहता है कि वो वापस डॉर्मेट्री जाए और ऐसा इंसान बने कि वो लड़की अपने फैसले पर पछताए। यांग यू इतना प्रेरित हो जाता है कि रोने लगता है। वो और यहाँ तक कि शू लील भी समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हो रहा है और यांग यू क्यों रो रहा है। वो असहज होकर कहती है कि वह तो सिर्फ उसका दोस्त है। नायक कहता है कि उसे उसके अतीत से कोई मतलब नहीं है और ये भी बताता है कि वह न तो उसका सम्मान करती है और न ही अपना। वो ड्राइंग फाड़ देता है और कहता है कि वो उसके दिए हुए कार्ड का उपयोग कर सकती है, लेकिन जब तक वो अपने रिश्तों की स्थिति साफ नहीं कर लेती तब तक वो उससे मिलना नहीं चाहता।
नायक देखना चाहता है कि वो इस स्थिति को कैसे संभालेगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। शू लील अपने व्यवहार पर पछताने लगती है और महसूस करती है कि नायक पहला व्यक्ति था जिसने सच में उसे पसंद किया था। फेवरेबिलिटी के 5 पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। चेन युआन सोचता है कि वो अब पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुका है। उसने शू लील के साथ की स्थिति सुलझा ली है और अब आगे बढ़ने का समय है। वो झाओ यूकी से बात करने जाता है और देखता है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। उसे लगता है कि अब तक देखी गई लड़कियों में वो सबसे मासूम है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोग उससे नफरत करें। वो लाइव स्ट्रीम में अपना परिचय किकी के रूप में देती है। कहती है कि वो पियानो की प्रैक्टिस कर रही है, 2 दिनों से लाइव स्ट्रीम्स कर रही है और लोगों से उसका साथ देने के लिए कहती है। नायक सोचता है कि वो प्यारी है और ये भी सोचता है कि क्या प्रेसिडेंट उन लड़कियों में से है जो बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से नरम दिल की होती है। वो घमंड से देखता है कि उसके व्यूअर्स बहुत कम हैं और सोचता है कि क्या उसे बस इतने ही व्यूज मिलते हैं। तभी शियाओमी उसे मैसेज भेजती है और पूछती है कि वो कहाँ है। वो पूछता है कि वो कौन है। वो सोचती है कि वो उसे भूल गया है और कहती है कि उसने उसकी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे और अब उसे याद भी नहीं है। वो कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और पूछता है कि क्या वो मिलने के लिए फ्री है। वो कहती है कि नहीं, उसका स्केड्यूल बहुत व्यस्त है। वो सीधे उसे इग्नोर कर देता है। वो उससे नाराज न होने की विनती करती है और एक स्पेशल लाइव स्ट्रीम का वादा करती है। नायक परेशान होकर शिकायत करता है कि वो अब भी चाहती है कि वो गिफ्ट्स भेजता रहे। उसके साथ उसका कोई बूट लेकर सिस्टम नहीं है और वो पहले ही 10 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। इस स्थिति से थककर वो फैसला करता है कि वो पैसा झाओं पर खर्च करेगा। तभी लाइव स्ट्रीम में एक ड्यूअल शुरू हो जाता है, यानी 2 स्ट्रीमर्स के बीच एक मुकाबला। दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे और जिसे ज्यादा डोनेशंस मिलेंगी वही जीतेगा। उन्हें जीतने के लिए पैसा जुटाना होगा। नायक प्रेसिडेंट को इस ड्यूअल में देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि उसका अपोनेंट कौन है। वो पागल लड़की इस स्थिति पर हंसती है और पूरे विश्वास के साथ कहती है कि वो उस नौसिखिया के खिलाफ जरूर जीतेगी। नायक कहता है कि उसे नहीं पता कौन जीतेगा और ड्यूअल शुरू हो जाता है। शियाओ मी के पास 10,000 पॉइंट्स होते हैं, जबकि यूकी के पास केवल 206। वो अपनी पूरी प्रतिभा, करिश्मा, बुद्धिमत्ता और कौशल का उपयोग करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है और एक शानदार प्रस्तुति देती है। शियाओ मी झाओ को चिढ़ाते हुए कहती है कि उसके लिए हार मान लेना ही बेहतर है, क्योंकि उसे एक बहुत अमीर आदमी चेन युआन का समर्थन प्राप्त है। ड्यूअल को लेकर चैट पूरी तरह उत्साहित हो जाती है। शियाओ मी सोचती है कि वो पैसा कमाने के लिए अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग करेगी और निश्चित रूप से बॉस स्मोके उससे प्रभावित होकर उसे डोनेट करेगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक रॉकेट दिखाई देता है और वो सोचती है कि युआन आ गया है। वो नायक को धन्यवाद देने की तैयारी करती है, लेकिन फिर देखती है कि सारे रॉकेट्स यूकी की लाइव स्ट्रीम में गए हैं। यूकी के पॉइंट्स सीधे 152,000 तक पहुंच जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि लोनली स्मोक ने किकी को 1000 रॉकेट्स डोनेट किए हैं। प्रेसिडेंट हैरान रह जाती है और शियाओ मी गुस्से से भर जाती है कि रॉकेट्स उसे नहीं मिले। बैज वाला एक आदमी वहां आता है और जवाब मांगता है कि उसे रॉकेट्स क्यों नहीं मिले। शी चिंग शियाओ मी दर्शकों से माफी मांगती है और कहती है कि उसे एक जरूरी काम करना है, फिर लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। नायक टिप्पणी करता है कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो किसी और को गिफ्ट्स भेज रहा है और वो बस उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। वो उम्मीद करता है कि प्रेसिडेंट उसे निराश नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसके ऊपर काफी पैसा खर्च किया है। कंपनी के लोग फिर से हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो रहस्यमयी व्यक्ति फिर से सामने आ गया है। वे कल्पना करते हैं कि नायक जरूर किसी राजकुमार का बेटा होगा जो इस तरह के कारनामे कर सकता है। हे भगवान, लोनली स्मोक ने पियानो बजाने वाली एक लड़की को फिर 10 मिलियन डोनेट कर दिए। क्या उसे संगीत पसंद है? क्या मुझे अब अपना ट्रायंगल निकाल लेना चाहिए? एक स्ट्रीमर कहती है। किकी और उसकी दोस्त आपस में बात करती है। उसकी दोस्त सुझाव देती है कि प्रेसिडेंट शायद इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकती है और इस विचार से प्रभावित होती है। यूकी जवाब देती है कि ऑनलाइन पुरुषों को खुश करना उसे कोई लंबी अवधि का समाधान नहीं लगता। वो कहती है कि एक महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आर्थिक और व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र करियर होना है। किकी की दोस्त पूछती है कि क्या वो उस आदमी को जानती है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कौन है।
किकी अपनी दोस्त से कहती है कि वो गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद का मैसेज भेजना चाहती है। उसकी दोस्त नाराज होकर उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था कि वो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहती। फिर वो अचानक कहती है कि शायद वो उस आदमी को जानती है और सोचती है कि वो जरूर किसी बहुत अमीर परिवार का बेटा होगा। वो अनुमान लगाती है कि वो बेहद प्रतिभाशाली होगा और बहुत धनी परिवार में पलाबड़ा होगा, लेकिन साधारण जीवन जीना पसंद करता होगा। इसलिए उसने किसी सामान्य लड़की को पसंद करने का फैसला किया होगा। वो अपनी दोस्त को समझाती है कि बात निश्चित रूप से ऐसी ही होगी। उसकी दोस्त ये कहकर बात टाल देती है कि वो बहुत ज्यादा ड्रामास देख रही है। किकी कल्पना करती है कि साधारण आदमी होने का दिखावा करना उसके लिए कितना कठिन होगा। उसकी दोस्त उसे सोने के लिए कहती है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन किकी सच में चेन को धन्यवाद देना चाहती है। नायक अपने फोन की ओर देखता है और एक लड़की का मैसेज पाता है जो पूछती है कि क्या वो साथ में खाना खाने के लिए फ्री है। वो जवाब देता है कि वो अपनी पसंदीदा डिश क्रेफिश खाना चाहता है। वो मान जाती है और कहती है कि दोपहर में स्कूल गेट पर मिलेगी। उसने गिफ्ट्स के पैसों के बारे में नहीं पूछा, बस मुझे डिनर पर बुला लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या सोच रही है। वो फोन को देखते हुए सोचता है। अगली सुबह नायक अपने स्कूटर पर स्कूल पहुँचता है। एक मर्सिडीज के पास खड़ा लड़का पूछता है कि क्या वह किसी का इंतजार कर रहा है। नायक भी उससे पूछता है कि क्या वह किसी का इंतजार कर रहा है। वो जवाब देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। तभी पियानिस्ट वहां पहुंचती है और वो लड़का नायक से कहता है कि ज्यादा मत देखा करो, क्योंकि उसके जैसी लड़की को पाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत पैसा चाहिए, नहीं तो वो सारी खूबसूरत लड़कियां ले जाएगा। किकी नायक को देखती है और अपनी कल्पना में उसे मोटरसाइकिल पर सवार एक हीरो की तरह देखती है। वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो लड़का मन ही मन सोचता है, हाँ तुम सोचते हो कि मेरी कार में बैठ जाओगी, लेकिन तभी वो नायक के स्कूटर के पास पहुंच जाती है और वो लड़का स्तब्ध रह जाता है। वो सोचता है कि आखिर इतना पैसा होने का क्या फायदा। दोनों स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और किकी खुद को उसकी फियांसी के रूप में कल्पना करती है। वे रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वे स्पाइसी क्रेफिश ऑर्डर करते हैं। डिश आने पर दोनों सोचते हैं कि ये बहुत स्वादिष्ट होगी। नायक उसके लिए बड़े ध्यान से टेबल सजाता है। वो सोचती है कि महंगे रेस्टोरेंट्स में जाने की क्षमता होने के बावजूद उसने जेंटलमैन बनना नहीं छोड़ा है। उसमें किसी नोबल फैमिली के व्यक्ति जैसा व्यवहार और अनुशासन दिखाई देता है। नायक छोटे छोटे क्रेफिश खा रहा होता है और वो टिप्पणी करती है कि ये शायद सबसे छोटा क्रेफिश है जो उसने कभी खाया है। किकी इस बात से प्रभावित होती है कि चेन युआन उसके साथ बैठकर खाना खा रहा है। वो सोचती है कि वो बिना ज्यादा चिंताओं के शांत जीवन जीना चाहता है और कहती है कि वो फूल की तरह कोमल है। नायक सोचता है कि उसे अचानक 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और क्यों मिल गए। तभी किकी उसे क्रेफिश खिलाने की पेशकश करती है और कहती है कि उसने उसके लिए उन्हें छील दिया है। जैसे ही वो खाने वाला होता है, कोई वहां आ जाता है। वो फिर से चू टोंग होती है और सोचती है कि क्या उसने किकी को चेन युआन को क्रेफिश खिलाते हुए देख लिया। वो अपने बॉयफ्रेंड की ओर मुड़कर कहती है कि जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है और सुझाव देती है कि वे कोई बेहतर जगह ढूंढ ले। लेकिन वो लड़का पूछता है कि रेस्टोरेंट भीड़ भाड़ वाला है या परिचित चेहरों से भरा हुआ है। वो कहता है कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर खाने से कोई समस्या नहीं है। चू टोंग का बॉयफ्रेंड नायक की मेज तक आता है और उसके सामने $500 फेंकते हुए कहता है कि ये उसके उठकर जाने के लिए है ताकि वे वहां बैठ सकें। नायक सोचता है कि आखिर ये खुद को क्या समझता है। क्या इसे लगता है कि ये बहुत शानदार हरकत है। वो लड़का और पैसे फेंकता है और कहता है कि जल्दी निकल जाओ, अगर ज्यादा चाहिए तो वो और भी दे सकता है। किकी अपना बैग पकड़े हुए गुस्से से भर जाती है। नायक देखता है कि किकी नाराज है और सोचता है कि ये उस लड़के की वजह से है। वो परेशान हो रही होती है और सोचती है कि ये आदमी कहाँ से आ गया जिसने उनकी पूरी डेट खराब कर दी। वो लड़का मोनोपोली मनी का और ढेर निकालता है और कहता है कि उसके पास इससे भी ज्यादा है ताकि वह उन्हें वहां से भगा सके। एक स्टाफ मेंबर पैसे लेने और उनके लिए दूसरी टेबल ढूंढने की पेशकश करता है। इससे चू टोंग का बॉयफ्रेंड और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे उसी टेबल पर खाना है। तभी कोई उसे हैंडबैग से मार देता है। एक अज्ञात महिला ऐसा दिखाती है जैसे ये गलती से हुआ हो। गुस्से में वो लड़का समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। सुनहरे बालों वाला वो लड़का उस महिला को पहचानता है और उसे चाकुम कहकर बुलाता है। वो पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है।
वो गुस्से में कहती है कि अगर वो वहां न होती तो उसे उसके धोखा देने का पता ही नहीं चलता और उसे कोसने लगती है। वो लड़का कहता है कि वो गलत समझ रही है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वही उसके लिए सब कुछ है। चेन युआन और उसके साथ मौजूद लोग ये सब देख रहे होते हैं। वो महिला सुनहरे बालों वाली लड़की के बाल पकड़ लेती है और उस पर आरोप लगाती है कि उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके उसे फुसलाया है। लड़की रोते हुए कहती है कि उसी आदमी ने उसे बुलाया था और उससे झूठ बोला था कि वो सिंगल है। वो आदमी कहता है कि वो झूठी कहानियां बना रही है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। वो लड़की टूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो आदमी उसके सिर पर फिर से मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उसका हाथ रोक लिया जाता है। महिलाओं को मारते हो, खुद को शर्मिंदा करना तुम्हें सच में पसंद है ना? नायक कहता है। इसके साथ ही लोनली स्मोक को 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और मिल जाते हैं। चू टोंग कहती है कि नायक सच में उससे प्यार करता है। नायक को फेवरेबिलिटी लगातार मिलती रहती है, फिर 20 पॉइंट्स और फिर 20 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और चू टोंग से मिलते हैं। बूटलिकर सिस्टम का दूसरा टारगेट 95 पॉइंट से ऊपर पहुंच जाता है। सिस्टम चेन युआन को बधाई देता है और कहता है कि उसने सफलतापूर्वक बूटलिकर स्थिति को पलट दिया है। सिस्टम दिखाता है कि चेन युआन ने दूसरे टारगेट पर 50,000 खर्च किए थे और उसे बताया जाता है कि उसे 5,000 वापस मिलेंगे। चू टोंग अब नायक की बूटलिकर में बदल चुकी है और उसे 20 स्ट्रेंथ पॉइंट्स मिलते हैं। चेन युआन 10 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 10 पॉइंट्स फिटनेस में जोड़ देता है। वो अपना हाथ मोड़कर ताकत दिखाता है और सुनहरे बालों वाला लड़का चिल्लाकर कहता है कि उसका हाथ छोड़ दे। फिर वो एक बोतल उठा लेता है और उसे मार डालने की धमकी देता है। चेन उसे घूरकर कहता है कि वो बहुत परेशान करने वाला आदमी है। फिर बोतल और उस आदमी दोनों पर मुक्का मारता है, जिससे वो उड़कर दूर जा गिरता है। वो जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह पराजित दिखाई देता है। चेन कहता है कि किसी महिला पर निर्भर होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन ऐसा करते हुए किसी महिला को मारना इंसान को घृणित बना देता है। सुनहरे बालों वाला लड़का अपने होंठ काटता है और एक बलून पॉपर को कसकर पकड़े रहता है। चेन युआन के साथ मौजूद लड़की घबराकर उससे कहती है कि वो जल्दी से ये सब खत्म कर दे। चू टोंग का बॉयफ्रेंड नायक पर झपटता है, लेकिन अपने नए पॉइंट्स की वजह से चेन तेजी से बच जाता है, जिससे वो लड़का अपनी कोहनी टकराकर जमीन पर गिर पड़ता है। फूड कोर्ट में खाना खा रहे सभी लोग घबरा जाते हैं। वो सुनहरे बालों वाला लड़का जमीन पर पड़ा मुंह से झाग निकाल रहा होता है। चेन अपनी जेब में हाथ डाले वहां से निकल जाता है और वो युवा लड़की उसके साथ होती है। अब बूट लेकर बन चुकी चू टोंग ये सब देखती है और चेन के पैर से लिपटकर उससे माफी और दूसरा मौका मांगती है। ठंडे और शांत स्वर में चेन उसे उस आदमी की याद दिलाता है जिसने रात 3 बजे उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर से ज्यादा उसे पीठ पर उठाकर दौड़ लगाई थी, जिसने आधे साल तक पैसे बचाकर उसके लिए फोन खरीदा था और जिसे उसने सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो सबसे नया मॉडल नहीं था, और जिसने उसकी सारी अनावश्यक दिखावे की आदतों को जानते हुए भी हमेशा उसे एक अच्छा इंसान समझा था। वो उससे कहता है कि वे सारे लोग अब मर चुके हैं। बाहर प्रेसिडेंट के साथ बात करते हुए वो जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वो कहती है कि उसे प्रेसिडेंट कहना बहुत औपचारिक है और वह उसे किकी कहकर बुला सकता है। वो कहती है कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई और उसने किसी का एक अलग रूप देखा है। वो सोचती है कि चेन युआन जितना ज्यादा उसे जानती है उतना ही ज्यादा दिलचस्प लगता है और उसे लगता है कि वो उसके जीवन में अनगिनत आश्चर्य लेकर आएगा। घर पहुंचने पर चू टोंग बारिश में भीगी हुई रो रही होती है। उसकी दोस्त पूछती है कि उसने छाता क्यों नहीं लिया। चू टोंग इतनी घबराई हुई होती है कि ठीक से बोल भी नहीं पाती। फिर उसकी दोस्त पूछती है कि क्या ये सब नायक की वजह से है और कहती है कि उसने सुना है कि उसने शियाओं की लाइव स्ट्रीम में 10 मिलियन दे दिए थे। वो कहती है कि चेन युआन देखने में भले ऐसा न लगे, लेकिन वो बहुत अमीर है। क्या 10 मिलियन से भी ज्यादा? कहा, क्या तुमने सच में ये सुना है? क्या ये सच है? चू टोंग पूछती है। उसकी दोस्त जवाब देती है कि हाँ, शियाओं की क्लासमेट ने ये खबर सबको बता दी है। वो अपनी दोस्त की बात पर विश्वास नहीं कर पाती। वो सबके सामने चेन युआन का नाम चिल्ला उठती है। उधर कमरे में नायक के दोस्त मोबाइल लेजेंड्स खेल रहे होते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वो इतना अच्छा कैसे हो गया कि लगातार 18 मैच जीत गया। नायक ने कभी नहीं सोचा था कि 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स जोड़ने से वो ऑनलाइन गेम्स में इतना अच्छा हो जाएगा।
शानदार हेयर स्टाइल वाला एक लड़का सुझाव देता है कि इस प्रतिभा के साथ वो स्ट्रीमर बन सकता है, लाखों कमा सकता है और काफी लोकप्रियता हासिल कर सकता है। नायक एट्रीब्यूट पॉइंट्स की शक्ति देखकर हैरान रह जाता है। खुद को देखते हुए वो सोचता है कि अगला फायदा उसके शरीर से कौन उठाएगा। तभी दरवाजे पर उसके दोस्त उसे बाहर आने के लिए आवाज देते हैं। उसका फोन बज रहा होता है। चेन युआन सोचता है कि अब वो उसे फंसाने के लिए कौन सी नई चाल चलने वाली है। नायक फोन उठाता है, लेकिन उसका रवैया ठंडा रहता है। हेलो मिस केशवेली, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? नायक कहता है। वो रोने लगती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। दृश्य में वो एक सुनसान कमरे में दिखाई देती है जो चेन युआन द्वारा खरीदी गई चीजों से भरा हुआ है। वो उससे 500,000 उधार मांगती है। शुए ली बताती है कि उसका परिवार कभी समृद्ध था, लेकिन अब कर्ज में डूबा हुआ है। वे ब्याज तक नहीं चुका पा रहे और कोई प्रगति नहीं हो रही। उन्हें बस कर्ज खत्म करना है। नायक केवल 2 बातें पूछता है, उसे क्या चाहिए और अकाउंट डिटेल्स भेज दे। वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पैसा भेजेगा। वो तुरंत अकाउंट इन्फॉर्मेशन भेज देती है। नायक 5 मिलियन भेज देता है। वो कहती है कि उसने गलती से 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं। वो जवाब देता है कि शायद उसने एक एक्स्ट्रा 0 दबा दिया होगा और वो पैसा अपने पास रख सकती है। वो खुशी से चीख उठती है और फिर उसकी फेवरेबिलिटी लगातार बढ़ती जाती है और बढ़ती है और बढ़ती है। शुए ली खुशी से चीखती है, फिर रोने लगती है। वो नायक का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि जब भी संभव होगा वो उसे पैसा वापस कर देगी। उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ते बढ़ते 94 तक पहुंच जाती है। नायक उसकी फेवरेबिलिटी को 94 पर देखकर शिकायत करता है कि वो उसे जल्दी जीत नहीं पा रहा और एक पल के लिए कॉन्फेस करने के बारे में सोचता है, लेकिन तुरंत ये विचार छोड़ देता है क्योंकि उसके अनुसार जो लोग अपनी असली भावनाएं जाहिर कर देते हैं वे हार जाते हैं। अगले दिन नायक अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। वो मुड़कर देखता है तो चू टोंग होती है जिसके हाथ में कुछ पेस्ट्रीज होते हैं। वो पूछती है कि क्या वो उन्हें क्लासरूम में बैठकर खाना चाहेगा। नायक का दोस्त हैरान हो जाता है और सोचता है कि वो चेन युआन के लिए नाश्ता क्यों लाई है, लेकिन तभी युआन किसी और की आवाज सुनता है और देखता है कि ली भी नाश्ता लेकर आई है। वो कहती है कि शायद वो कैफेटेरिया का खाना खाते खाते थक गया होगा। दोनों के बीच बूट लेकर मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन तभी फिर कोई और चेन युआन को पुकारता है। उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं कि अब एक और लड़की आ गई है। नायक सोचता है कि इस बार कौन है। वो प्रेसिडेंट होती है जो उनके लिए रामेन लेकर आई है। तीनों लड़कियां एक दूसरे को घूरने लगती हैं। प्रेसिडेंट कैंपस की दूसरी सबसे खूबसूरत लड़की है और उसके व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली आभा है। नायक रामेन लेता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि उसे मीट वाला रामेन पसंद है। वो जवाब देती है कि ये अंदाजा लगाना आसान था क्योंकि वे पहले साथ में डेट पर जा चुके हैं। अब चेन युआन किसी को आकर्षित करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि उसे सबसे बेहतर तरीके से कौन आकर्षित कर सकता है। नायक कहता है कि प्रेसिडेंट शियाओ आसानी से जीत जाती है क्योंकि वह उसकी पसंद को समझती है। बाकी बूटलेकर्स पर हल्का तंज कसते हुए किकी कहती है कि वो किसी के लिए नाश्ता लेकर नहीं आएगी अगर उसे उसकी पसंद के बारे में जानकारी न हो, और यदि कोई ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता तो इसका मतलब है कि वो वास्तव में उसे पसंद नहीं करता। ये कहते ही ऐसा लगता है जैसे उसने बाकी दोनों पर घूमता हुआ मुक्का मार दिया हो। फिर वो अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसे एक गिफ्ट देती है। नायक प्रभावित हो जाता है। वो नया आईफोन होता है। उसके सभी दोस्त नवीनतम जेनरेशन का आईफोन देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। नायक का एक दोस्त कहता है कि लड़कियों को चेन युआन को गिफ्ट्स देते देखना उसके लिए अपने पिता को खोने से भी ज्यादा दर्दनाक है। लड़की कहती है कि उसने 10,000 की चीज देकर काफी उदारता दिखाई है। नायक किकी से कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वो जवाब देती है कि उसने उसके लिए इससे कहीं ज्यादा खर्च किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात भावना होती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। अगले दृश्य में चू टोंग उदास बैठी सोच रही होती है कि चेन युआन को वापस जीतना कितना मुश्किल है। कुछ दिनों बाद अब उसके कई प्रतिद्वंद्वी हो चुके हैं। शुए ली चू टोंग को किसी निजी जगह पर बात करने के लिए बुलाती है, लेकिन चू टोंग बहुत गुस्से में होती है और जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए उसे दोष देती है। शुए ली उसके पास आती है और सुझाव देती है कि वे दोनों मिलकर युकी का सामना करने के लिए एक अलायंस बना ले।
अगले अध्याय में नायक अपने आईफोन के साथ मौजूद होता है और युकी द्वारा दिए गए गिफ्ट की तारीफ कर रहा होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है, सोचती है कि उसने कुछ कहा था, लेकिन चेन युआन कहता है कि कुछ नहीं था। नायक के पास उस योद्धा के साथ 40 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स है। वो सोचता है कि अगर ये बेवकूफी भरे 40 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स न होते तो वो अब तक उससे प्यार कर बैठी होती। वो उसके व्यवहार से प्रभावित है और महसूस करता है कि वह उसे एक अलग इंसान बना रही है। वो अभी फेवरेबिलिटी पॉइंट्स पूरे करने से बहुत दूर है, लेकिन वो ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसने पहले ही कर लिया हो। तभी उसका फोन बजता है और वो शियाओमी होती है। टिकटॉक की वो छोटी स्ट्रीमर उसे संदेश भेजती है कि पिछली बार वे मिल नहीं पाए थे, लेकिन वो मजाक कर रही थी और वे मिल सकते हैं। हालांकि उसे अपनी लाइव स्ट्रीम के लोगों से मिलने में डर लगता है। नायक उलझन में पड़ जाता है और सोचता है कि क्या ये किसी तरह का बहाना है। वो कहता है कि उसे कम से कम कुछ फोटो तो भेजनी चाहिए, क्योंकि उसे जीतना इतना आसान नहीं है। तभी उसे ड्रैगन किंग नाम के किसी व्यक्ति का संदेश मिलता है, जो उसे ओटकुस के एक लेजेंडरी ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण देता है, जो बेकार है और पैसे डोनेट करते हैं। चेन युआन उस ग्रुप में शामिल हो जाता है और अब उसका नाम सॉलिटरी सिगरेट होता है। कोई हैरान होकर कहता है कि ड्रैगन किंग ने नायक को आमंत्रित किया है और वो अब तक का सबसे बड़ा डोनर है जिसे उन्होंने देखा है। नायक ग्रुप में अपना परिचय देते हुए संदेश भेजता है और उनसे उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। कोई कहता है कि उसका रूप किसी अमीर आदमी जैसा है और उसके पास जरूर कोई खास टैलेंट होगा। दूसरा व्यक्ति कहता है कि उसके पास एक बिजनेस है और पूछता है कि क्या वो उसमें भाग लेना चाहता है। चेन युआन सोचता है कि ये अमीर बच्चे उसे परखना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी इनके साथ खेलता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बात करते हैं, मुझे प्राइवेट मैसेज भेजो। नायक कहता है, अरे बड़े सिगरेट, मेरे पास बिक्री के लिए एक शानदार विला है, क्या तुम्हारी रुचि है? एक और व्यक्ति पूछता है। नायक पूछता है कि विला कहाँ है और वो व्यक्ति पता भेज देता है। नायक कहता है कि विला एनको डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ एक घर की कीमत लगभग 10 लाख है। वो एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रहा है और आने वाले दिनों में उसे देखने जाएगा। हवेली के अंदर एक गंजा आदमी पूछता है कि क्या नायक सच में उसे खरीदने पर विचार कर रहा है और क्या चेन युआन के पास सचमुच पैसे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। नायक पता प्राप्त करता है और सोचता है कि अगर वो ये विला उसे दे दे तो उसे कितने फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलेंगे। अगले दिन जब वो प्रेसिडेंट को अपने साथ लेकर विला पहुंचता है तो वो पूछती है कि वो उसे अचानक विला पर क्यों ले आया। अरे तुम भाई ल्यूस सिगरेट ही हो ना? चित्र वाले सिर वाला गार्ड कहता है। नायक उसका चेहरा पहचान लेता है और उसे गले लगा लेता है। वो आदमी सोचता है कि चेन ज्यादा अमीर नहीं दिखता, लेकिन उसके साथ प्रेसिडेंट होने से उसकी कुछ विश्वसनीयता बढ़ जाती है। वो सोचता है कि शायद चेन किसी गुप्त अमीर परिवार से है और ये एक कठिन सौदा होगा। वो अपना परिचय होंग युआन एक्सायो के रूप में देता है और कहता है कि उसके कुछ छोटे व्यवसाय हैं, लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण उसे विला बेचना पड़ रहा है। गंजा आदमी उन्हें अंदर आमंत्रित करता है। मेजबान घर का वर्णन करते हुए कहता है कि इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है, जमीन 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा है, सजावट डिजाइनर्स द्वारा की गई है और फर्नीचर विशेष रूप से इटली में बनाया गया है। वो उन्हें नदी और शहर का दृश्य देखने के लिए कहता है और बताता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत न होती तो वो इसे कभी नहीं बेचता, क्योंकि समझ जाती है कि वो सचमुच इस जगह को खरीदने के बारे में गंभीर है, जबकि ये बहुत महंगी है। चेन युआन एक नजर डालकर कहता है कि उसे लगा था घर इससे ज्यादा सुंदर होगा और पूछता है कि वहां रहने की कीमत कितनी है। गंजा आदमी कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है और बताता है कि बहुत से लोग इस घर में रुचि रखते हैं, इसलिए सौदेबाजी करना मुश्किल है। वो कहता है कि वो इसे लगभग 50 मिलियन में बेचना चाहता था, लेकिन पूछता है कि क्या 60 मिलियन उचित कीमत होगी। चेन युआन बस हम करता है। वो आदमी सोचता है कि शायद कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा है और मन ही मन मानता है कि किसी रईस के बेटे को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। नायक कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सस्ता होगा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति नायक की इस प्रतिक्रिया से प्रभावित हो जाता है। गंजा आदमी सोचता है कि उसे और ज्यादा मांगना चाहिए था, जैसे 70 या 80 मिलियन। नायक किकी से पूछता है कि क्या वह ये घर खरीदेगी। किकी हैरान हो जाती है, लेकिन कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो इसे खरीदे या नहीं। वो उसके करीब जाता है
और कहता है कि वो ये घर उसके लिए खरीद रहा है। गंजा आदमी स्तब्ध रह जाता है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो प्रेसिडेंट के लिए ये घर खरीदेगा। किकी मूर्ति की तरह खड़ी रह जाती है और स्तब्ध होकर कहती है कि 60 मिलियन बहुत ज्यादा है। वो कल्पना करने लगती है कि चेन युआन उसे बेसमेंट में बंद करके बांध रहा है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि वो इतना बड़ा उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। नायक उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसकी बात सुने। वो समझाता है कि उसके पास जितनी संपत्तियां हो सकती है उनकी संख्या पर एक सीमा है और उसके पास पहले से कई घर हैं। वो सोच रहा था कि ये वाला उसके नाम कर दे, इस तरह उसके पास अपना खुद का घर होगा। वो उसके साथ पागलपन भरी चीजें करने की कल्पना करने लगती है। नायक उसके कान में फुसफुसाकर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, और कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब उसका भी है। उसे और 10 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं, फिर और 10, फिर और 10। वो 90 तक पहुंच जाता है। अब सिर्फ 5 और बाकी है। नायक सोचता है कि वो ऑस्कर का हकदार है और कहता है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स लगातार बेहतर हो रही है। गोरी लड़की कल्पना करती है कि गंजा आदमी पूछ रहा है कि ऐसा उनके साथ कब होगा। मिस पीटर एयरपोर्ट वाला आदमी कहता है कि उसके पास ऐसे उपहार देने के लिए पैसे नहीं है। इस बीच चेन युआन अपना कार्ड स्वाइप करता है। वो कहता है कि वो पैसे ट्रांसफर कर देगा और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी का निपटारा कर लेंगे। वो आदमी नायक से कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है और आने वाले दिनों में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। नायक की योजना उम्मीद के अनुसार आगे बढ़ रही है। प्रेसिडेंट की फेवरेबिलिटी 90 तक पहुंच जाती है। चेन युआन सोचता है कि जैसे ही वो फेवरेबिलिटी पूरी कर लेगा, उसके द्वारा निवेश किए गए 70 मिलियन उसे 700,000 से अधिक के रूप में वापस मिलेंगे। वो नायक को देखती है और सोचती है कि जो कुछ भी हुआ है उसे देखते हुए वो अब कुछ ऐसा कहने वाला है जिससे वो शर्मिंदा हो जाएगी। वो उनकी परफेक्ट शादी की कल्पना करती है और सोचती है कि वो मिलन में होगी या मालदीव्स में। वो सोचती है कि अंगूठी कैसी होगी, बच्चे का नाम क्या होगा, और इस बात की चिंता भी करती है कि कहीं बुढ़ापे में वो उसे भूल न जाए। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कल्पना कर पाती, वे अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। वो कार से उतरती है और पूछती है कि क्या चेन युआन बाहर नहीं आ रहा। वो कहता है नहीं, उसके एक दोस्त ने उसे लोएल का गेम खेलने के लिए बुलाया है, और वो हाथ हिलाकर अलविदा कह देता है। वो भी उदासी से हाथ हिलाती है। उसे खीज होती है क्योंकि वो सिर्फ अलविदा से ज्यादा की उम्मीद कर रही थी। चेन युआन इंटरनेट कैफे पहुंचता है और अपने दोस्तों का अभिवादन करता है। वे शिकायत करते हैं कि उसे बहुत देर हो गई और बताते हैं कि उन्होंने उसके बिना ही मैच शुरू कर दिया था। उसके दोस्त उसे जल्दी से रजिस्टर करने और उनके साथ खेलने के लिए कहते हैं क्योंकि वे हार रहे थे। नायक देखता है कि क्षु लियल भी वहां मौजूद है और वह प्रभावित हो जाता है। वो समझाती है कि उसके पिता कई इंटरनेट कैफेज के मालिक हैं और ये वाला हाल ही में खोला गया है। वो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वहां आई है। वो उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि उसके परिवार के सारे कर्ज आखिरकार चुक गए हैं। क्षु लियल उससे कहती है कि वो वहीं रुके क्योंकि वो उसके लिए एक ड्रिंक और इंटरनेट कैफे में खेलने के लिए अनलिमिटेड क्रेडिट वाला कार्ड लेकर आएगी। चेन युआन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ फट जाता है। 2 आदमी दिखाई देते हैं जिनमें से एक किसी फिल्मी किरदार जैसा दिखता है। वो पूछता है कि क्या क्षु लियल लाओ क्षु की बेटी है और उसका पिता कर्ज कब चुकाएगा। अस्त व्यस्त दिख रही क्षु लियल कहती है कि उसके पिता 5 मिलियन का कर्ज चुका चुके हैं और पूछती है कि वे लोग क्या चाहते हैं। वो आदमी कहता है कि 5 मिलियन तो सिर्फ शुरुआत थी और अभी 15 मिलियन ब्याज बाकी है। वो कहती है कि ये धोखाधड़ी है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। वो आदमी क्षु लियल की कलाई पकड़ लेता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो 15 मिलियन नहीं चुकाना चाहती तो वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। वो बताता है कि 1 या 2 साल उसके नाइट क्लब में काम करने के बाद उसका कर्ज उतर जाएगा। नायक उसका हाथ छुड़ाते हुए उस आदमी से कहता है कि अगर वो जिंदा जाना चाहता है तो रुक जाए। क्षु लियल पागल हो जाती है। गुंडा कहता है कि नायक नहीं जानता कि वो किस मुसीबत में पड़ रहा है और अपने आदमियों को उसे मार डालने का आदेश देता है। फिर अफरातफरी मच जाती है। कुछ लोग केक कटर्स लेकर दौड़ते हैं और कुछ नंगे हाथों से हमला करते हैं। नायक अपने स्नीकर से गुंडे की ठोड़ी पर एक किक मारता है। उसके दोस्त प्रभावित होकर कहते हैं
कि ये साइक्लोन किक जैसा लग रहा है। दृश्य बदलता है और गुंडे पिटाई से बचने के लिए भागते हुए दिखाई देते हैं। कैसीनो का प्रतिनिधि कहता है कि अगर वे उन्हें सड़क पर फिर दिखाई दिए तो अब कोई बातचीत नहीं होगी। 95 फेवरेबिलिटी के साथ क्षु लियल खुद को नायक की बाहों में झोंक देती है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि उसने एक और व्यक्ति को 95 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स तक पहुंचा दिया है और उसे सूचित करता है कि उसने 5.3 मिलियन खर्च किए थे, इसलिए वो 530,000 कमाएगा। एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, क्षु लियल सफलतापूर्वक आपकी लॉयल बूटलेकर में परिवर्तित हो गई है। चेन युआन उसे गले लगाए हुए है, लेकिन चू टैन पीछे खड़ा ये सब देख रहा है। हालांकि वो केवल इस बात को लेकर चिंतित है कि उसे मिले एट्रीब्यूट पॉइंट्स कहाँ लगाए जाए। चेस्ट ओनली ट्रेनर तनाव में वहां पहुंचता है और क्षु लियल को गद्दार कहता है क्योंकि वो अलायंस बनाना चाहती थी और अब नायक को गले लगा रही है। नायक ये सब देखता है, लेकिन सिर्फ देखते देखते थक जाता है और सिस्टम से कहता है कि सारे पॉइंट स्ट्रेंथ और एजिलिटी में डाल दिए जाएं। सभी लोग सोचते हैं कि वो कहाँ गया, लेकिन वो बस गायब हो जाता है। चेन युआन कॉलेज कैंपस में आराम से घूमते हुए कहता है कि वो पहले ही चुटैन और क्षु लियल से पॉइंट्स प्राप्त कर चुका है और अब केवल प्रेसिडेंट जियाओ ही महत्वपूर्ण है। चूंकि केवल एक प्रेसिडेंट है, नायक कहता है कि उसे और लड़कियों की जरूरत है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या वो थोड़ा हट सकता है, क्योंकि ट्रैक टीम को उस जगह की जरूरत है और अच्छा होगा कि वो वहां न रुके। चेन युआन कहता है कि वो साहसी है लेकिन ईमानदार भी है। नायक उससे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगता है, लेकिन कोई और कहता है कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है और उसे सलाह देता है कि अगर वो परेशानी नहीं चाहता तो वहां से चला जाए। चेन युआन उसे घूरते हुए सोचता है कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है। उसे एक पुरानी याद आती है और उसे याद आता है कि यही गुंडा उसे पीटता था। वो कहता है कि दूसरों की आलोचना करने से पहले उसे खुद को देखना चाहिए और पूछता है कि वो शियाओ यू के पीछे क्यों पड़ा था। सब कुछ याद करके वो कहता है कि पुराने दुश्मनों को ढूंढना आसान है। नायक उस आदमी की गर्लफ्रेंड पर सिस्टम सक्रिय करता है। सिस्टम उसकी जानकारी दिखाता है और बताता है कि उसका नाम ही जियांग है। वो 19 साल की है, उसकी लंबाई 1.69 मीटर है, वजन 50 किलोग्राम है और उसकी अपीयरेंस रेटिंग 8.2 है। उसकी वर्तमान फेवरेबिलिटी -5 है। कठिनाई को देखते हुए सिस्टम अधिक एट्रीब्यूट एनहांसमेंट पॉइंट्स देने वाला है। चेन युआन खुश होकर कहता है कि उसे 22 पॉइंट्स मिल सकते हैं। वो जलनखोर लड़का दौड़ की लाइन में खड़ा है। लोग सोचते हैं कि आखिरी लेन में वो लड़का कौन है और कहते हैं कि उन्होंने उसे कभी दौड़ते नहीं देखा। दौड़ शुरू होती है और वो लड़का दौड़ते हुए कहता है कि ये बहुत आसान है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो चींटियों के साथ दौड़ रहा हो। लेकिन उसे पता नहीं चलता कि नायक बिजली जैसी गति से उसे पीछे छोड़ चुका है और केवल धुआं ही दिखाई देता है। चेन युआन लियन से देखने के लिए कहता है क्योंकि नायक अपनी पूरी जिंदगी में स्पोर्टी ट्रेन का विजेता रहेगा। लगभग गुस्से से फट पड़ने वाला वो लड़का पूछता है कि क्या चेन युआन उसे कम समझ रहा है। उसे एहसास नहीं होता, लेकिन नायक उसे पूरा एक चक्कर पीछे छोड़ चुका है और वो सोचता है कि ये कैसे संभव है। नायक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने एक हफ्ते के फेवरेबिलिटी पॉइंट से हारने के लिए 10 साल तक प्रशिक्षण लिया। भीड़ उत्साहित हो उठती है और सभी प्रभावित होते हैं कि सिर्फ 15 सेकंड में वो अपनी 5वीं लैप पर पहुंच चुका है। चेन युआन खुशी खुशी फिनिश लाइन पर पहुंचता है। पूरे चीन की सबसे वफादार लड़की प्रभावित हो जाती है कि लियन हार गया। अनाउंसर कहता है कि उनकी आंखों के सामने कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। एक नया चैंपियन जो सभी मौजूदा रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। एक मांसल प्रोफेसर नायक के पास आता है और कहता है कि चेन युआन के पास असाधारण क्षमताएं हैं। वो पूछता है कि क्या वो ट्रैक टीम में शामिल होना चाहता है और वादा करता है कि थोड़े और प्रशिक्षण के साथ वो नेशनल चैंपियनशिप तक पहुंच सकता है। अपमानित लड़का पूछता है कि क्या वह स्थान पहले से उसका नहीं था। नायक लियन का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह स्थान उसका था और कहता है कि अब नहीं है। चीन की आखिरी रोमांटिक लड़की कल्पना करती है कि नायक एक प्रोफेशनल रनर है। इसके साथ उसे 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिल जाते हैं। हारने वाला लड़का उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। वो कहती है नहीं, वो तो बस उसकी चिंता कर रही थी। फिर 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स और फिर 5 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिल जाते हैं।
किकी अपने कमरे में वापस आ जाती है और कोई उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। वो पूछती है कि क्या उसे नहीं पता कि नायक ने उसके लिए घर खरीद लिया है। वो ये खबर सुनकर चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने सच में उसके लिए घर खरीदा है। वो समझाती है कि वो उसके साथ घर देखने में व्यस्त थी और वो एनकू में 60 मिलियन का था। उसकी दोस्त सोचती है कि प्रेसिडेंट इतनी भाग्यशाली और फिर भी इतनी भोली कैसे हो सकती है। वो अपना फोन उठाती है और देखती है कि फोरम्स पर कुछ हो रहा है। वो किकी को भी देखने के लिए बुलाती है। अफवाह में कहा जाता है कि रुई यूनिवर्सिटी का चेन युआन एक इंसानी कचरा है जो एक साथ कई रिश्तों में शामिल है और दोनों एक दूसरे को देखने लगती है। चेन युआन सोचता है कि क्या वह सच में इतना बुरा है और कहता है कि वह तो सिर्फ पैसे खर्च कर रहा था और बाकी सब बदनामी फैलाने वाली बातें हैं। फ्री चीज पफ खाने वाले लोग खुशियां मना रहे हैं कि वे नायक की प्रतिष्ठा बर्बाद करने वाले हैं। तभी एक आदमी उनके पीछे आता है और पूछता है कि वे लोग क्या कर रहे थे। तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि नायक बहुत घमंडी हो गया है और वे उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दौड़ में हारने वाला लड़का भी नायक के बारे में खबर देखता है और सोचता है कि क्या ये वही आदमी नहीं है जो दौड़ में था। अब जब उसे नायक का नाम मिल गया है तो उसे याद आता है कि जब वे छोटे थे तब वो उसे पीटा करता था। वो कहता है कि वे दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे और नायक बचपन से ही पागल था तथा उसके बारे में उसके पास बहुत जानकारी है। हारने वाला लड़का कहता है कि वो लड़कियों को परेशान करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। तीनों लड़के उसे एक कुर्सी पर बैठा देते हैं और उससे और सवाल पूछते हैं। वे नायक के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं ताकि उसे पोस्ट करके उसकी प्रतिष्ठा खराब कर सके। लियन कहता है कि वो दौड़ जीतने के बाद सोचता है कि वो बच निकलेगा, लेकिन वो लोगों की उसके बारे में राय बदल देगा। वो कहता है कि यहाँ तक कि कोच भी उसकी मदद नहीं करना चाहेगा और उसे यूनिवर्सिटी का कचरा कहता है। खबर में कहा जाता है कि वो वहाँ का सबसे बड़ा कचरा है और वो कई महिलाओं के साथ रिश्तों में शामिल है। हमेशा उन्हें वस्तु की तरह देखता है और लोगों को उससे सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। एक लड़का ये भी जोड़ता है कि जिन लड़कियों के साथ उसका संबंध रहा उन्होंने ऐसा अपनी इच्छा से नहीं किया था। वे कहते हैं कि उसने लड़कियों को इतना परेशान किया कि उनकी ग्रेड्स का एवरेज तक गिर गया। ये सब देखकर लोग कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। लड़कियां सदमे में हैं।